नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं फर्स्ट आर्टिकल के साथ। तो पहला आर्टिकल है डिफाइंग ग्रेविटी। तो ये दरअसल यहाँ पर बात की गई है हाल ही में थर्सडे को, जो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो वहाँ पर सेंसेक्स है, तो पहली बार वहाँ पर जो है 50,000 का जो आंकड़ा था पार होता देखा गया। और इससे ये चीज़ जो है दर्शाई जाती है कि कितना पैसा जो है मार्केट में आ रहा है, मार्केट में जो ट्रस्ट है वो वापस आ रहा है। और इंडियन इक्विटी मार्केट जो है, अगर उनकी बात करें तो वो अकेले नहीं है कि जिनको यहाँ पर जो है खुशहाल हो रही हैं। एक्चुअल में जितनी भी ग्लोबल लेवल पर जितनी भी स्टॉक मार्केट्स हैं, सबकी यहाँ पर जो है यहाँ पर अ, जो बढ़ोतरी जो है देखने को मिल रही है इक्विटी में। तो सबसे जो बड़ा रीज़न देखने को मिल रहा है वो ये है कि जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी जो उनकी शुरुआत हुई है 20 जनवरी को, जो उन्होंने शपथ ली, तो उसके बाद जो उन्होंने अपने इलेक्शन के समय में उन्होंने जो अपना प्रॉमिस किया था कि 1.9 ट्रिलियन डॉलर का वो एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस करेंगे, तो वो भी जो है एक कारण है जिससे कि जो अमेरिका की इकॉनमी है उसको और मजबूती आने वाले समय में मिल सकती है। जैसे भारत सरकार यहाँ पर स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस कर रही है, अलग अलग जो है अमाउंट हर एक पैकेज में अनाउंस की जा रही है ताकि जो कि इकॉनमी को दोबारा से रिवाइव किया जा सके। वैसे ही जो बाइडेन ने भी अपने यहाँ 1.9 ट्रिलियन डॉलर का अनाउंसमेंट किया था। तो इससे एक ट्रस्ट बनता है, और जो ट्रस्ट बनता है तो मार्केट में उछाल जो है देखना भी जो है ये पॉसिबल हो जाता है। तो एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, देखिए ये स्टिमुलस पैकेज जो है ये लगभग लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का है। तो ये एक स्टिमुलस पैकेज है अमेरिका के द्वारा। तो अगर हम भारत की जीडीपी की बात करें तो भारत की कुल जीडीपी ही जो है वो 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। ओके, तो भारत की कुल जीडीपी 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, और ये यहाँ पर 2 ट्रिलियन डॉलर का यहाँ पर स्टिमुलस पैकेज ही दे रहे हैं। तो कितना फर्क है, कितनी बड़ी इकॉनमी है अमेरिका की भारत के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बार बार जो है ग्लोबल मार्केट्स में जितने भी सेंट्रल बैंक्स थे हर एक देश के, उन्होंने अपनी मार्केट में स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस किए। ठीक है, जिसकी वजह से जो है जो इक्विटी है उसमें बूम देखने को मिला, पैसे की बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई। जो यूएस फेडरेशन की जो बैलेंस शीट है वो भी अभी एक्सपैंड होनी शुरू हो गई। ऑलमोस्ट जो 43% उनकी जीडीपी है उसके जो है आसपास पहुंच चुकी है। तो ये इस तरह से लग रहा है कि एक वेव जो है पैसों की पहुंच रही है इमर्जिंग मार्केट्स में। तो अगर ऐसे पैसा पहुंचता जाएगा तो मार्केट बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेगा, इन्वेस्टर और जो है उसका विश्वास जो है और अच्छा हो जाएगा, तो और इन्वेस्ट करेगा जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं वहाँ पर। और आगे बात कर रहे हैं कि अगर भारत की बात करें तो कोई स्ट्रेंजर नहीं है हमारा मॉनेटरी स्टिमुलस, जो बाकी देश कर रहे हैं बिल्कुल उनके जैसा ही हमने किया है। अगर बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जो इसका बैलेंस शीट है ये भी एक्सपैंड हुआ है अमेरिका की तरह। तो यहाँ पर जो एक्सपेंशन हुई है ऑलमोस्ट 15% के आसपास हुई है पिछले साल के मुकाबले। ओके, तो पिछले साल से लेके अब तक, और जो पैसा यहाँ पर हुआ है इकट्ठा वो भी यहाँ पर 43 लाख करोड़ के आसपास है। तो इसमें से आरबीआई ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसा पंप भी किया है लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए और इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, और जो ब्याज दरें हैं उनको कम करने के लिए। तो जब लॉकडाउन का समय था, लॉकडाउन से कुछ समय पहले जब इन्वेस्टर्स अपना पैसा खींच रहे थे हमारी मार्केट से, तो उस समय रुपीस हमारा जो रुपया था कमज़ोर हो रहा था। तो उस समय आरबीआई ने भी डॉलर जो था उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचना शुरू कर दिया था, ताकि जो कि जो हमारा रुपया है वो स्ट्रांग रह सके डॉलर के मुकाबले। तो इससे यहाँ पर क्या हुआ कि जो डेवलपमेंट्स की इस तरीके की जो यहाँ पर सिचुएशंस संभालने की आरबीआई ने कोशिश की, तो इस एक तरह का मिसमैच बनना शुरू हो गया रियल इकॉनमी और जो एक्चुअल में जो अभी इकॉनमी हमने यहाँ पर स्टिमुलस पैकेजेस देके बना दी है और उसमें। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन यही है कि इकोनॉमी श्रिंक करेगी। ओके, और जो प्राइसेस हैं वो भी जो है और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, कीमतें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर सिचुएशन को संभालने की कोशिश की गई थी आरबीआई के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा भी। तो यहाँ पर जो इक्विटी इंडेक्सेस है वो यहाँ पर फ्यूचर के बारे में दिखाता है कि आने वाला समय कैसे हो सकता है। जिस तरीके से हमने यहाँ पर कंट्रोल करके चला है उसका आने वाले समय में क्या इम्पैक्ट होगा। तो आने वाले समय में जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है तो ऐसा होगा कि जितने भी अभी तक के लिए जो फॉरकास्ट हमारे हैं, तो उससे यही चीज़ अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इकॉनमी दोबारा से जो है नॉर्मलसी की ओर जाएगी और जो है ग्रोथ की ओर दोबारा से जो है अपनी पकड़ बनानी शुरू कर देगी। और अगर बात करें जो भारत का यहाँ पर इकोनॉमी में जिस तरह के भी चेंजेस देखने को मिले हैं, जिस तरह की भी हलचल इकोनॉमी में हुई है, वो पैंडमिक के दौरान स्टार्ट नहीं हुई है। पैंडमिक के पहले ही 1-2 साल पहले ही भारत की सिचुएशन जो है इकोनॉमी के मामले में इतनी खासा अच्छी नहीं थी।
तो पहले से ही बहुत बड़े पैमाने पर स्लो डाउन था पिछले 2 सालों से अगर बात करें, तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रबल्स थे फाइनेंशियल सेक्टर में, बहुत तरह की पॉलिसी रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी। बहुत सारे सेक्टर ऐसे थे जहाँ पर प्रोडक्शन ही रुक गई थी, प्रोडक्शन ही बंद हो गई थी, ओके, सामान उनका आगे बिक नहीं रहा था। तो इस तरह की सिचुएशन थी। भारत सरकार ने भी बहुत सारे इंटरेस्ट रेट भी कम किए उस समय, पॉलिसी में भी थोड़ा सा चेंज किया, लेकिन बात नहीं बनी। तो इसी के हिसाब से अगर हम बात करें अभी के जो फाइनेंशियल मार्केट का जो यहाँ पर संतुलन है, तो उसके रिगार्डिंग अभी भी जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको चिंताएं हैं कि क्या होगा, क्योंकि 2 साल पैंडेमिक के पहले से ही ऐसी सिचुएशन थी। अभी तो चलो पैंडेमिक आ गया तो माइनस में चलेगी जीडीपी, लेकिन जब ये उभरेगा तब कैसा सिनेरियो होगा? क्या पिछले 2 सालों जैसा ही होगा, या उससे कोई नया हमें सिनेरियो देखने को मिलेगा? तो इससे यहाँ पर जो नया फेस आएगा उसमें रिस्क टेकिंग बिहेवियर जो है, इसकी यहाँ पर जो चांसेस है और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और आगे बात कर रहे हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया था कि बैंकों का जो बैड लोन है वो आने वाले समय में यहाँ पर 6% से लेकर 13.5% तक इसमें वृद्धि देखने को मिलेगी सितंबर महीने के बाद तक। तो ये भी आने वाले समय में एक मतलब चिंताजनक एक विषय बन चुका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास क्या एंटीडोट है कि हम जो इस तरह की प्रॉब्लम्स निकल कर आ रही है उनका हम क्या सोल्यूशन निकालें? तो इसका सोल्यूशन यहाँ पर यही बताया गया है कि डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हमें चाहिए हमारी फाइनेंशियल मार्केट के लिए, अगर अच्छे तरीके से रेगुलेट करना है हमने अपनी फाइनेंशियल मार्केट को। तो यहाँ पर चाहिए कि सरकार को चाहिए कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उनका जो अनमैच्ड पॉलिटिकल कैपिटल है उसको यूज़ किया जाए, ठीक है। तो उसको यूज़ करके अगर कोशिश की जाए किसी तरीके से जो है रिफॉर्म भी लाया जाए और इकॉनमी को भी सही किया जाए, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो इसके अलावा जो रिफॉर्म आएंगे तो उसको भी बड़े पैमाने पर सपोर्ट चाहिए लोगों की, ओके, तो आने वाले समय में ताकि कि उनको फ्यूचर बेनिफिट्स मिल सके। तो यहाँ पर कांस्टेंट कम्युनिकेशन रहना चाहिए, एक जो है पुश चलता रहना चाहिए टॉप से नीचे तक, कि जो कि इकॉनमी जो है अच्छे तरीके से वर्क करे, जो यहाँ पर मुसीबतें आ रही हैं उनका टाइमली सोल्यूशन निकल आए। अगर टाइमली सोल्यूशन निकल आता है तो जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो ज़्यादा लंबी नहीं खिंचती। तो अगर लंबी खिंच जाती है तो फिर जो है इकॉनमी है वो पूरी तरह से सुस्त होनी शुरू हो जाती है। तो इस आर्टिकल में बात की जा रही है गूगल पे। गूगल जो है अभी पैसे देगा जहाँ जहाँ से भी, ख़ासतौर पे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उसमें से जो भी गिने चुने कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ से अगर कोई भी न्यूज़ कंटेंट उठाकर ये पेश करता है तो उनको अभी पैसे देने होंगे। तो अभी फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया एक डिजिटल कॉपीराइट जो यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ है गूगल के साथ। तो गूगल यहाँ पर जो फ्रेंच न्यूज़ पब्लिशर्स हैं उनके साथ यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि जो भी उनका कंटेंट अगर ऑनलाइन यूज़ करता है गूगल तो उसके लिए पैसे देने होंगे, ओके, इन पब्लिशर्स को। तो एक बड़ा ब्रेक थ्रू जो है इसको माना जा रहा है। तो यहाँ पर जो डील हुई है, डील किस कारण हुई है, तो इसके पीछे भी एक राज है। राज क्या है कि यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के कॉपीराइट रूल्स बने थे 2019 में, तो इनको अभी फॉलो करना होगा गूगल को भी। तो इसी को फॉलो करते हुए गूगल ने यहाँ पर जितने भी प्रेस पब्लिकेशंस हैं जो अखबार निकालते हैं, ओके, तो उनकी जो रॉयल्टी है उसको सिक्योर कर दिया है कि अगर किसी भी अखबार का जो है कोई भी कंटेंट ये ऑनलाइन यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है रॉयल्टी देनी होगी उस पब्लिशर को, गूगल को, ओके। सो गूगल को रॉयल्टी देनी है उस पब्लिशर को अगर उसका कंटेंट यूज़ करता है गूगल, तो पैसे देने होंगे। तो यहाँ पर फ्रांस ने भी जो यूरोपियन यूनियन के रूल्स थे इनको यहाँ पर अडॉप्ट किया। तो गूगल ने जब इसको अडॉप्ट किया गया तो गूगल ने जितने भी न्यूज़ स्निप थे जो यहाँ पर अखबारों से उठाकर ये ऑनलाइन यूज़ करता था, इसको दिखाना बंद कर दिया, ओके। तो इसका दिखाना बंद कर दिया, उसका रीज़न यही था कि इनको कहीं पैसे ना देने पड़ जाएं। तो ये सब चीज़ें चल रही थी जब से यूरोपियन यूनियन के रूल्स इम्प्लीमेंट हो चुके थे, ओके। तो फ्रांस ने अडॉप्ट कर लिए थे, तो तब से ही गूगल ने यहाँ पर न्यूज़ दिखानी बंद कर दी थी। अगर जैसे पहले पब्लिशर का कोई न्यूज़ कंटेंट उठाकर ये पोस्ट कर देते थे, अब ये चीज़ करनी बंद कर दी थी। तो हाल ही में अब जाकर इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि हम पे करेंगे आपको, तो आपका कंटेंट हम जो है ऑनलाइन दिखाएंगे। इसके अलावा जो फ्रेंच कंपटीशन वॉचडॉग है उन्होंने इसको कहा है कि एक धुंधला है एक सारा का सारा सिनेरियो। तो इससे एक यूनिलेटरल ये मूव आपने चला हुआ है जिससे कि पब्लिशर ये हर्ट होंगे, ओके, और जो है एक मार्केट डोमिनेंस बन जाएगा। सही तरीके से मार्केट वर्क नहीं कर पाएगी अगर पब्लिशर्स की अगर बात करें। तो आगे बात कर रहे हैं कि न्यूज़ को हार्वेस्ट करना, ओके, तो दूसरे की न्यूज़ को उठाना और यहाँ पर
आप खुद को यूज़ करना, तो इसके लिए जितना भी बराबर का शेयर रेवेन्यू का जाना चाहिए पब्लिशर्स को, तो वो देना चाहिए। अगर आप किसी की न्यूज़ हार्वेस्ट कर रहे हो, किसी ने न्यूज़ किसी कितनी मेहनत से वो लेकर आया है, तो आपने बहुत आसानी से उसको उठाकर आपने पेस्ट कर दिया ऑनलाइन, ठीक है, तो आपने वहाँ से पैसा कमाया, लेकिन उसका कोई रेवेन्यू तो आपने उसको दिया नहीं। तो अगर आप अभी इसके थ्रू रेवेन्यू दे रहे तो देना बनता है। तो अभी लिए अगर बात करें गूगल और फेसबुक की, तो इनके जो कॉर्नर हैं, अगर ऑनलाइन की बात करें तो काफ़ी बड़े पैमाने पर ये जो है ऐड से पैसा कमा रहे हैं ऑनलाइन कंटेंट को यूज़ करके, और जिसने एक्चुअली न्यूज़ प्रोड्यूस की होती है उसको ये बहुत कम देते हैं। जो अभी का सिनेरियो है ये चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो ऑस्ट्रेलिया ने भी ये चीज़ रिकॉग्नाइज़ की, उसने देखा कि न्यूज़पेपर का स्ट्रगल कितना होता है। ओके, तो उसके लिए भी इन्होंने एक एलेबोरेट कोड फ्रेम किया जिसके तहत उनको रेवेन्यू शेयर किया जाएगा, ठीक है। जो बड़े टेक्नोलॉजी के जहाँ पर जो होल्डर होंगे, जैसे गूगल है, या इसके अलावा कोई और फेसबुक है, या और कोई बड़ी कंपनी है, तो यहाँ पर पेमेंट करनी होगी, रेवेन्यू शेयर करना होगा। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं चाइना की, कि कोविड पेंडेमिक जब ये प्रोग्रेस कर रहा था तो काफ़ी हफ्तों तक चाइना में इसको अननोटिस किया गया, इसके रिगार्डिंग कोई रिपोर्ट ही तैयार नहीं की गई मीडिया के द्वारा। तो यही यहाँ पर फ़र्क होता है। यहाँ पर अगर बात करें अकाउंटेबिलिटी की, ट्रांसपेरेंसी की, तो पॉजिटिव आउटकम्स की सोसाइटी के लिए जो आने चाहिए, इंडिविजुअल लेवल पर जो आने चाहिए, ओके, तो यहाँ पर जिस तरीके से एक फ्री इंडिपेंडेंट जो है, एक थ्राइविंग जर्नलिस्टिक कल्चर किसी देश में होना चाहिए, तो अगर ऐसा कल्चर किसी देश में हो तो सब चीज़ें जो है टाइमली मैनर में जो है सामने आती हैं और उनका सोल्यूशन भी निकल पाता है। तो चाइना जैसे मुल्क तो इन चीज़ों को फोकस करके चलते ही नहीं है। जो भी एक्चुअल सिचुएशन होती है कभी भी उसकी ट्रांसपेरेंसी रखते नहीं है वर्ल्ड के रिगार्डिंग, कि क्या सही इन्फॉर्मेशन है जो बाहर जानी ज़रूरी है, तो इसके बारे में जो है चाइना काफ़ी अलग थलग पड़ जाता है। ओके, तो बाकी कंट्रीज़ फिर भी सही है। तो एक अच्छा जर्नलिस्टिक कल्चर जो है देश में होना चाहिए, ता जो कि अच्छे जो न्यूज़ है उसकी ब्रॉडकास्टिंग हो अच्छे से, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो उसका सोल्यूशन भी टाइमली मैनर में निकले। तो अगर बात करें भारत सरकार की, तो अभी भारत सरकार भी जो है डाटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर एक ड्राफ्ट तैयार कर रही है, ठीक है, उसका खाता तैयार किया जा रहा है। हालांकि साथ साथ भारत सरकार जो यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है कि यहाँ पर एंटी कोविड वैक्सीन जो हैं ये लग रही हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, जिनको भी वैक्सीन लगी है, तो इससे भी यहाँ पर कॉम्बैट कर रही, लड़ाई कर रही है भारत सरकार। साथ ही साथ डाटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर भी काम कर रही है, उसका ड्राफ्ट तैयार कर रही है कि किस तरीके से जो है सोशल बेनिफिट्स जो है लोगों को जो प्रोवाइड करने हैं हमने, उनको शोर अप कैसे करें। तो अगर बात करें गूगल और फेसबुक जो कि पैसा स्पेंड करते नहीं है जर्नलिज्म के ऊपर, ठीक है, सिर्फ दूसरे की न्यूज़ को ही उठाकर जो है अपने कॉर्नर पर लगा देते हैं। तो सोशल मीडिया में मोस्टली यही चीज़ चलती है, न्यूज़ किसी और की होती है तो एक बंदा गया, दो बंदा, तीन बंदा, हर एक कॉपी करके अपने अपने पेज पे जो है उसको चढ़ाकर ऐसे शो करता है। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर जो है जो लायबिलिटी, जो क्रेडिबिलिटी होती है उसको ठेस पहुँचाती है। तो यहाँ पर जो इंडिया के जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं बहुत बड़े पैमाने पर जो है लाखों के हिसाब से जॉब्स जो है प्रोवाइड करते हैं जर्नलिस्ट को, डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर्स यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सपोर्टिंग स्टाफ यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, तो काफ़ी बड़े लेवल पर जो है सपोर्ट होती है। तो इंडिया को भी यहाँ पर स्पीडली जो है, जैसे यूरोपियन यूनियन ने कॉपीराइट लॉस लेकर आए हैं, ऑस्ट्रेलिया ने एक कोड लेकर आया ऑस्ट्रेलिया वाले, तो उस हिसाब से इंडिया को भी चाहिए कि यहाँ पर जो डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, तो जो प्रेस पब्लिकेशन के रिगार्डिंग जो उनका दायित्व बनता है वो पूरा करें। तो उस हिसाब से भारत भी कोई लॉ लेकर आए, भारत भी जो है इसके ऊपर जो है एक सख्त कार्रवाई जो है करे, ताकि कि जो भारत में जितने बड़े पैमाने पर जर्नलिस्ट हैं उनको भी कोई फ़ायदा हो सके। अगर वो किसी खबर की पड़ताल लेकर आते हैं, खोज करते हैं, तो उनको उनका हक पहले मिले, बाद में जो है गूगल के ऊपर उसको ब्रॉडकास्ट किया जाए। तो इस आर्टिकल में जो बाइडेन के जो चैलेंजेस हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा की गई है, और साथ ही साथ में ये बात कही गई कि कैसे ट्रंप या उसके किसी क्लोन को वापस व्हाइट हाउस में आने से रोकना है 2025 में। सो कहने का मतलब कि या फिर ट्रंप या फिर जो उनकी पार्टी का कोई भी और बंदा होगा, अगर वो आने वाले समय में 2025 में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको कैसे रोकना है, तो ये बात यहाँ पर की गई है। तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि जो बाइडेन फाइनली प्रेसिडेंट बन चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, एक योग स्पीकर रह चुके हैं यूएस असेंबली के, और काफ़ी बढ़िया जो है इंस्पायरिंग स्पीच इन्होंने अपनी दी, स्टार्टिंग स्पीच जो थी जब ये प्रेसिडेंट चुने गए। तो आगे बात करने की, अभी तक जो है जवाहरलाल नेहरू के अलावा
किसी भी भारतीय लीडर ने इतना अच्छा जो है परफॉर्म नहीं किया है। तो अगर बात करें भारत की, तो अभी भी भारत में जो मेजोरिटरिज्म है, ओके, तो उसी को अभी भी फॉलो करके चला जा रहा है। तो अगर बात करें बाइडन की, तो वो यहाँ पर बात कर रहे हैं इंक्लूसिविटी की। कहने का मतलब कि हर एक को वो जो है साथ लेकर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यही चीज़ उन्होंने डिस्प्ले भी की जब वो शपथ ग्रहण समारोह उनका चल रहा था। तो 2 ब्लैक वोमेन थी जो स्टेज पर थी उनके साथ लीडिंग रोल में। तो सबसे पहली थी जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट थी वो, और दूसरी एक यूथ पोएट थी जिनका नाम थे लॉरेट अमांदा गॉर्मन, ओके। तो आगे बात करें, तो अगर स्टार्ट की बात करें तो एक काफ़ी इंप्रेसिव स्टार्ट था बाइडन का। लेकिन जो उनकी शुरुआत में जो उन्होंने स्ट्रगल देखा, ठीक है, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की। इसके अलावा सबसे पहली बात जो यहाँ पर की जा रही है वो यही है कि उनका अपना सर्वाइवल, उनकी अपनी जो वाइटलिटी। और आगे बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट और भी सीरियस थ्रेट जो है उनको उनकी ज़िंदगी के मिलेंगे, जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं अमेरिका में, जो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर है, जो उनकी पार्टी के सपोर्टर्स हैं उनके द्वारा। इसके अलावा और जो एक्सट्रीमिस्ट जो उनकी अपनी जो सिक्योरिटी डिटेल है उसमें, तो उनसे भी इनको खतरा है। इसके अलावा बात कर रहे हैं कि जो पुराने जो आर्मी मैन थे जो रिटायर हो चुके हैं, जैसे जिन्होंने अफगानिस्तान में वॉर लड़ी है 2 दहाके पहले, ओके, जहाँ मिडिल ईस्ट में वॉर लड़ी है, तो अभी वो फोर्सेस छोड़ के जो है पुलिस या और फोर्सेस में ज्वाइन कर चुके हैं। तो वहाँ पर भी जो एक तरह की इनसिक्योरिटी इनके सामने है, ठीक है। तो इसके अलावा आगे बात कर रहे हैं कि बहुत एक पोर्शन ऐसा भी है जहाँ पर जो राइट विंग जो सिंपैथाइजर्स हैं, ठीक है, और जो इनसे भी बुरे लोग हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि ये बीमार पड़ जाएं। तो अगर बात करें कि इनकी जो सेफ्टी है कि इनकी हत्या ना हो जाए, जैसे कुछ प्रेसिडेंट्स की पहले भी हो चुकी हैं, तो इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि ये एनर्जेटिकली जो है लीड कर पाए अपनी इस उम्र में, क्योंकि ये अब तक के यूएस के सबसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट हैं जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है। के लिए इनकी उम्र जो है 78 साल की हो चुकी है। और आगे बात कर रहे हैं कि जो दूसरी प्रॉब्लम निकल कर आएगी जो बाइडन के लिए, वो है जो डोनाल्ड ट्रंप के फॉलोअर्स हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो वाइट सुपरमैकिस्ट हैं उससे लेकर जो सैडेट कंजर्वेटिव्स हैं, तो ये सब जो है डोनाल्ड ट्रंप के फॉलोअर्स बन चुके हैं। तो एक अमेरिकन फ्रेंड है ऑथर के, तो वो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उन्होंने मुझे बात बताई कि वो एक डेमोक्रेट थे, मतलब डेमोक्रेट, जैसे अभी जो बाइडन की पार्टी डेमोक्रेट्स की पार्टी है, तो वो अभी सत्ता में आई है, वो है डेमोक्रेट, लेकिन उन्होंने 2 बार ट्रंप के लिए वोट किया है, उन्होंने डेमोक्रेट्स के लिए वोट किया ही नहीं। तो क्यों नहीं किया, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक तरह से जो ट्रंप की अगर बात करें तो एक ऐसे पर्सन है कि उसको हमने वोट किया है कि एक तरह का पॉलिटिकल क्लोन है, तो इसीलिए उसको वोट कर दिया। तो ये चीज़ नहीं देखी कि ट्रंप जो है मतलब हमारे सामने खड़ा है तो उसको लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो उसका जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जिस तरीके से वो आगे बढ़कर निकल रहा है अपनी एक सेपरेट आइडियोलॉजी को लेकर, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पर बिना किसी एजिटेशन के वोट किया। तो यही रीज़न यहाँ पर बताया कि एक नए तरह का उन्होंने एक सोशल कंजर्वेटिज्म जो है उसमें उन्होंने बनाना शुरू कर दिया है ट्रंप ने, तो जिसके कि वो फ़ैन होने शुरू हो गए हैं लोग। और इसके अलावा कुछ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऐसा भी है कि जो वाइट अमेरिकन्स हैं वो पॉवर्टी, जॉबलेसनेस और ऐसे इनके रिलेटेड जो और यहाँ पर दुविधाएं उनमें फंसने शुरू हो गए, ओके। तो ये भी एक रीज़न है कि इसके लिए जो यहाँ पर अमेरिकन्स चाहते हैं कि जो सबसे पहले अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी है ट्रंप की, हम उसी को फॉलो करके चलें, पहले हमें देख लो बाद में दूसरों को देखना। तो ये भी एक रीज़न है। और आगे बात कर रहे हैं कि बाइडन को जितने भी डिसएडवांटेज्ड माइनॉरिटीज़ है उनकी मदद करनी ही चाहिए, साथ ही साथ जो इसी सेगमेंट का जो गोरे लोग हैं उनकी भी मदद करनी चाहिए। तो लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा, ट्रंप या फिर उनका जो क्लोन है या फिर उनका कोई भी रिपब्लिकन पार्टी का प्रतिनिधि जो है आने वाले समय में व्हाइट हाउस में 2025 के इलेक्शन में दोबारा वापस आ सकते हैं। और अगर बात करें तीसरी प्रॉब्लम की, तो तीसरी प्रॉब्लम ट्रंप खुद हैं उनके लिए। तो क्या बाइडन उनको इग्नोर करेंगे, क्या वो यहाँ पर व्हाइट हाउस में उनको यहाँ पर रहने देंगे, क्या वो उनके खिलाफ यहाँ पर कांग्रेस में कोई यहाँ पर प्रस्ताव लेकर आएंगे कि टैक्स के ऊपर जो है, जहाँ किसी भी तरीके की जो इन्होंने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की है, जहाँ इनके जो खुद का अदारा है, तो यहाँ पर अगर किसी तरीके का धांधली हुई उसके ऊपर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह कोई रखेंगे।
ओके, तो या जैसे इन्होंने यहाँ पर इनकरेज किया था कि आप यूएस कैपिटल के ऊपर जो है हमला कर दो, अपने सपोर्टर्स को भेज दिया, पहली बार यूएस के इतिहास में ऐसा हुआ। क्या इसके लिए भी यहाँ पर कोई एक्शन लिया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ? तो अगर बाइडन जो है पहले वाला यहाँ पर हथकंडा अपनाते हैं, इग्नोर करते हैं उनको, तो उनकी जो अपनी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, तो उनसे यहाँ पर जो है कोई रिस्क उनको हो सकता है कि वो यहाँ पर उनकी आलोचना करनी शुरू कर दे। अगर वो कोई लीगल सिस्टम अपनाते हैं, जैसे उन्होंने यहाँ पर टैक्स में कोई अगर धांधली की है, या फिर जैसे यूएस कैपिटल के ऊपर यहाँ से इनकरेज किया लोगों को कि आप हमला करो, तो अगर इसके रिगार्डिंग ये कोई एक्शन लेते हैं, तो फिर जो इन्होंने अभी बात कही थी कि मैं यहाँ पर यूनिटी की कॉल देता हूँ, जितने भी लोग अमेरिकन हैं, अमेरिका सबका है, तो ये उसके ऊपर यहाँ पर एक तरीके का जो है कॉन्ट्राडिक्शन शुरू हो जाता है। तो अगली जो प्रॉब्लम निकल कर आती है वो यही है कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों से कैसे डील करके चलना है। तो डेमोक्रेट जो है ये लेफ्टिस्ट हैं, ऑलरेडी जो है यहाँ पर जो नई एडमिनिस्ट्रेशन जो बाइडन ने अपनी अपॉइंट की है यहाँ पर, उससे अनहैप्पी हैं। तो इसके अलावा जो कंजर्वेटिव डेमोक्रेट्स हैं वो जो है रिपब्लिकन का जो साथ दे सकते हैं काफ़ी इश्यूज़ के ऊपर। तो सेनेट में तो ऐसे होता है कि 100 मेंबर ही होते हैं टोटल, तो अगर कोई प्रेसिडेंट के खिलाफ भी प्रस्ताव आता तो सेनेट में पास होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर कोई भी प्रस्ताव ऐसे आता है, ठीक है, जहाँ पर कोई बिल पास करना है, कोई एक्ट बनाना है, तो हो सकता है कि किन्हीं इश्यूज़ के ऊपर डेमोक्रेट जो है, जो कंजर्वेटिव डेमोक्रेट्स है, वो खुद ही सपोर्ट ना करें। और आगे बात कर रहे हैं कि जो रिपब्लिकन्स हैं जिनकी सत्ता अभी तक रही है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में रिपब्लिकन पार्टी की, तो अभी के लिए काफ़ी जख्मी हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं, लेकिन इनकी पार्टी अभी भी फोर्स में है दोनों लेजिस्लेटिव हाउसेस में। तो एक लेजिस्लेटिव हाउस कांग्रेस, दूसरा सेनेट, तो दोनों में अभी भी अच्छी खासी जो है फोर्स पार्टी की है। और इससे भी जो चिंताजनक बात यह है कि पॉसिबिलिटी ये लगाई जा रही है कि ट्रंप जो है जहाँ तो रिपब्लिकन पार्टी को पूरी तरह से तबाह कर देंगे, जहाँ फिर इस सबसे पुरानी जो पार्टी है इसको इसके ऊपर कंप्लीटली टेक ओवर कर जाएंगे, इसी के जो है मालिक बनकर बैठ जाएंगे। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर हिंट दे दिया है कि वो अपनी पार्टी लॉन्च कर सकते हैं आने वाले समय में। तो अगर बात करें थर्ड पार्टीज़ का कोई खास जो है हिस्ट्री रही नहीं है यूएस पॉलिटिक्स में, लेकिन अभी के जो समय चल रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम चल रहे हैं। तो अगर ट्रंप जो है यहाँ पर अपनी नई पार्टी लॉन्च करते भी हैं, तो बहुत सारे रिपब्लिकन्स ऐसे हैं जो उस पार्टी को ज्वाइन कर जाएंगे और एक तरह से जो है विद्रोह कर देंगे अपनी रिपब्लिकन पार्टी में ही, और वो यहाँ पर जो है कन्वर्ट हो जाएंगे ट्रंप की जो नई पैट्रियट पार्टी होगी उसमें। तो यहाँ पर जो रिजल्ट निकल कर आएगा, ओके, तो वो भी बाइडन की कोई मदद नहीं करने वाला है, और बाइडन एक बार फिर जो है बहुत कम अटेंशन देंगे ट्रंप की ओर आने वाले समय में। तो आगे बात कर रहे हैं, तो जो सबसे पहला जो यहाँ पर काम होगा बाइडन का वो यही है कि कोविड-19 का स्प्रेड जो है उसको कैसा रोका जा सके, उसको कैसे कंट्रोल करे, किस तरीके से जो पब्लिक हेल्थ है, ठीक है, उसको सही किया जा सके इकोनॉमिक रीजंस के चलते। क्योंकि अगर ऐसे पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स में चलता रहेगा तो इकोनॉमी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो यहाँ पर की जा रही है कि सबसे बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज यही है कि कैसे मिलियंस ऑफ अमेरिकन्स को यहाँ पर जो है मनाया जाए कि यहाँ पर वो जो मोस्ट एलिमेंट्री प्रिकॉशंस हो उनको फॉलो करके चले, जैसे मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। तो यहाँ पर अमेरिकन इन सब चीज़ों को रिफ्यूज़ करके आगे बढ़ रहे हैं। तो शायद यही कारण है कि वहाँ पर जो मृत्यु दर है वो भी काफ़ी जो है बड़ा निकल कर आया है बाकी देशों के मुकाबले। तो यहाँ पर कैसे इस सब को चेंज करेंगे, तो वैक्सीनेशन जो है एक तरीका हल है कि ऐसे डिफ़िकल्टी से बाहर निकाला जाए। तो यहाँ पर बहुत सारे अमेरिकन्स ऐसे भी हैं जो वैक्सीन नहीं लेना चाहते, ओके। तो यहाँ पर बहुत सारे राइट विंग के यहाँ पर सेप्टिक्स ऐसे हैं कि यहाँ पर जो कह रहे हैं कि पता नहीं कि क्या आने वाले समय में जो है लॉन्ग रन इफेक्ट निकल कर आ सकता है बॉडी के लिए, तो ये भी अननोन है। तो ये भी एक चिंता का विषय है। तो जिसकी वजह से या फिर जो लोग हैं या तो वैक्सीनेट करवा लें अपने आप को, या फिर अपनी प्रिकॉशंस जो है उनको फॉलो करके चले। तो यहाँ पर बात यही की जा रही है कि मास्क अप करना अपने आप को बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा अगर आप वैक्सीनेट नहीं होना चाहते हैं। और आखिर में बात कर रहे हैं कि जब से ट्रंप एग्जिट हुआ है, ट्रंप बाहर गए हैं, तो पूरे वर्ल्ड ने यहाँ पर चैन की सांस ली। तो यहाँ पर जिस तरीके से वो पॉलिटिक्स करते थे, बिल्कुल ही मतलब इस तरीके की पॉलिटिक्स थी कि दूसरे को यहाँ पर डिफीट कर देना, ओके, अपने आप को ही आगे रखना। तो उनका अपना ब्रांड था यहाँ पर पॉलिटिक्स का। तो बाइडन यहाँ पर जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने डील करना है, किस तरीके से यहाँ पर जो कचरा ट्रंप कर गए हैं उनको कैसे सही करना है।
और आखिर में बात कर रहे हैं कि कोई भी चैलेंज अब तक का अमेरिका में, जो अमेरिकन सिविल वॉर हुई है उससे बड़ा अभी तक निकल कर नहीं आया है। जो अमेरिकन सिविल वॉर हुई थी उस समय अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तो उस समय की सिचुएशन को संभालना बहुत टफ था। तो उससे बड़ा भयानक समय अभी तक अमेरिका ने नहीं देखा है। तो उस समय अगर बात करें तो जो अब्राहम लिंकन थे उनकी भी यहाँ पर असैसिनेशन ही हुआ था, उनकी हत्या हो गई थी 1865 में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, वो भी रिपब्लिकन पार्टी से ही चुनकर आते थे। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि वो भी राष्ट्रवाद की ही बात करते थे अब्राहम लिंकन, लेकिन उनकी सोच थोड़ी अलग थी। अगर कंपैरिजन करें डोनाल्ड ट्रंप और अब्राहम लिंकन तो दोनों में काफ़ी फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, हालांकि दोनों के दोनों एक ही पार्टी को बिलोंग करते थे। तो यही थे सारे आर्टिकल्स। तो ये वाला जो आर्टिकल है मैं आपको ये कल डिस्कस करूंगा। कल संडे है, कल के दिन एडिटोरियल्स नहीं आते हैं, तो इसीलिए संडे के दिन छुट्टी होती है। लेकिन कल ये वाला एडिटोरियल वहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि इंटरनेशनल एजुकेशन डे है कल, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको अभी के लेक्चर्स अच्छे लगे हैं। अभी के जो तीनों आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए आपको समझ आई है। तो कैसे लगे आपको आर्टिकल, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो जैसे मैंने आज डिस्कस किए हैं, ओके, तो क्या आपको यही पैटर्न सही लगा है या पुराना वाला पैटर्न ही सही है, तो इसके बारे में आप मुझे बताइए। तो इसके अलावा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें ज़रा से ज़रा। बहुत बहुत शुक्रिया।